हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है तन्मय जोशी एंड आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीएफ 2005 के दूसरे पार्ट में। पहला पार्ट में हमने लर्निंग एंड नॉलेज यानी कि उसके 2 चैप्टर की बात करी थी। आज हम बात करने जा रहे हैं तीसरे चैप्टर की। जो तीसरा उसमें चैप्टर है वो है करिकुलम एरियाज़, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट। तो इसमें सबसे पहले आता है करिकुलम एरियाज़। करिकुलम एरियाज़ में आता है सबसे पहले लैंग्वेज में इसमें बताया गया है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मुलेशन की बात की गई है, यानी कि त्रिस्तरीय भाषा। सबसे पहले जो भाषा होनी चाहिए इसमें मदर टंग को बताया गया है, यानी कि बच्चों की मदर टंग मातृभाषा जिसमें बच्चे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। कोई बच्चा हिंदी में बात करता है, कोई तमिल, तेलुगु, जो भी उसकी मातृभाषा है उसमें उसे पढ़ाने की बात कही गई है। एंड जो दूसरी भाषा है वो है इंग्लिश, यानी कि बच्चों को इंग्लिश में अनिवार्य रूप से पढ़ाना है, ये इसमें बात कही गई है। और जो तीसरी लैंग्वेज है वो उनकी है रीजनल लैंग्वेज, यानी कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, उनमें 22 भाषाओं में से भी जो बच्चों को पसंद आता है वो इसमें उन भाषाओं में बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो ये था लैंग्वेज के बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में कहा गया है कि यह जो मैथमेटिक्स है वो व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। इसमें जो पाठ्यचर्या होनी चाहिए वो व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल टीचिंग में देना चाहिए। बच्चों को जो मैथमेटिक्स का ज्ञान है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल टीचिंग के द्वारा देना चाहिए। अब स्कूल में गणित विषय पढ़ाते समय बच्चों को कुछ समस्या आती है। वो समस्या क्या है पहले ये देखते हैं। सबसे पहले जो समस्या आती है, बच्चे गणित से डरते हैं और इस विषय में असफल होने से डरते हैं और जल्दी ही वो गणित की शिक्षा से विमुख हो जाते हैं। बच्चों को जो गणित की शिक्षा है वो काफ़ी टफ लगती है, जिसके कारण बच्चे इसमें आगे तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और इससे वे वंचित हो जाते हैं। एंड इसमें यह भी कहा गया है कि जो ये गणित का पाठ्यचर्या है केवल इसमें विमुख होने बच्चों के लिए ही ये निराशाजनक नहीं है, बल्कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए भी इसमें इस विषय में कोई चुनौती पेश नहीं करता, ऐसा एनसीएफ 2005 में कहा गया। इसमें बताया। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स का जो करिकुलम है उसमें कैसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो पाठ्यचर्या है वो महत्वाकांक्षी हो। महत्वाकांक्षी इस प्रकार होनी चाहिए कि वह जो बच्चों की है वो उच्च लक्ष्य की जो प्राप्ति है कि प्रयास करें, न कि केवल सीमित लक्ष्य की प्राप्ति। यानी कि जो हायर गोल्स हैं वो मैथमेटिक्स का करिकुलम होना चाहिए, हायर गोल्स को अचीव करने वाला। एंड जो दूसरा है वो सुसंगत हो। सुसंगत इस प्रकार होना चाहिए कि टुकड़ों टुकड़ों में विभिन्न प्राणियों में शिक्षा, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित एक जैसी क्षमता में दल संपर्क जो माध्यमिक कक्षाओं में आने जाने वाले व सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र की समस्याओं को भी संबोधित कर सके। यानी कि जो गणित का जो करिकुलम है वो सिर्फ अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित सिर्फ इस तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जो बच्चों की जो सामाजिक शिक्षा है उससे भी वह बच्चों को जो प्राप्त कर सके, इस प्रकार का उनका करिकुलम होना चाहिए। अब इसमें एक आता है द ट्विन कंसर्न ऑफ मैथमेटिक करिकुलम। गणित की पाठ्यचर्या के 2 मुख्य सरोकार क्या हैं। पहला है गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के दिमाग को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। जो गणित की शिक्षा है वो प्रत्येक बच्चे के दिमाग को आकर्षित करनी चाहिए। एंड यह विद्यार्थी के संसाधनों को कैसे सुदृढ़ कर सकती है, इस प्रकार इसमें गणित की पाठ्यचर्या की 2 सरोकार हैं। अब अगला है विज़न फॉर स्कूल मैथमेटिक्स, कि जो स्कूल मैथमेटिक्स का विज़न क्या है वो देखते हैं। बच्चे गणित से भयभीत होने की बजाय उसका आनंद उठाएं। बच्चा जो है वो गणित को एंजॉय करे, ना कि उससे भयभीत हो। दूसरा है बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखे, गणित की सोर्सेस व यांत्रिक प्रक्रियाओं के आगे भी बहुत कुछ सीखे। तीसरा है बच्चे गणित को ऐसे विषय माने जिसमें वो बात कर सकते हैं, जिसमें कम्युनिकेट हो सकता है, आपस में जिस पर चर्चा कर सकते हैं। यानी कि बच्चों को सिर्फ एक गणित बोझ के रूप में नहीं लगना चाहिए, उसमें वो आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, उसमें नई नई चीज़ें सीखें गणित में। इस प्रकार का जो बच्चों का गणित का है इस प्रकार का पाठ्यचर्या होनी चाहिए। बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधों को समझने, संरचनाओं को देख पाने और चीज़ों का विवेचन करने, कथनों की सत्यता व असत्यता को लेकर तर्क करने में कर पाएँ। जो अमूर्त है यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट है, बच्चे उस प्रकार के संबंधों को भी समझें और तर्क करें, विवेचना करें, सत्यता और असत्यता की जांच करें। इस प्रकार का जो गणित का है वो करिकुलम होना चाहिए। तो
तो ये है गणित की जो विज़न है, स्कूल मैथमेटिक्स का जो विज़न है ये इस प्रकार है। स्किल्स इन मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग, यानी कि स्किल्स क्या क्या होने चाहिए। प्रत्यक्षीकरण सबसे पहला होना चाहिए, प्रत्यक्षीकरण और निरूपण रिप्रेजेंटेशन ऐसे कौशल हैं जिनको विकसित करने में गणित सहायक हो सकता है। क्वांटिटीज आकार व फॉर्म्स का प्रयोग करके स्थितियों का प्रतिरूपण करने में गणित का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग होता है। यानी कि किसी क्वांटिटीज़ को, परिमाण को बताने में, आकार शेप को निरूपण करने में और आदि को करने में जो गणित का है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। जब बच्चे ग्राफ बनाना सीखते हैं तो उन्हें भूविज्ञान सहित विभिन्न विज्ञानों के कार्यात्मक संबंधों के बारे में सोचने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। एंड जो अगला है गणितीय मैथमेटिक कम्युनिकेशन, जो सटीक होता है उसमें सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग एवं सख्त निरूपण होता है। ये गणित के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। अब मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए क्या क्या मेथड्स होते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है, समस्या के समाधान की अनेक सामान्य युक्तियाँ स्कूल की विभिन्न अवस्थाओं में सिखाई जा सकती हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार से जो बच्चों को है वो समस्या का समाधान करने के लिए विधियाँ बताई जा सकती है। सबसे पहला आता है अमूर्तता एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा आता है क्वांटिफिकेशन यानी कि परिमाणन, तीसरा आता है एनालॉजी के द्वारा भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। एंड जो आता है ह्यूरिस्टिक मेथड, अगला मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड। इसमें बच्चों को गणित के ह्यूरिस्टिक नियमों के परिचय की आवश्यकता होती है, न कि केवल इस विश्वास की गणित एक सटीक विज्ञान है। परिमाण और हलों का अनुमान भी एक आवश्यक कौशल है। गणित के बाद हमारा जो इसमें अगला दिया गया है स्कूल एंड इन्वायरमेंट, यानी कि विद्यालय और पर्यावरणीय शिक्षा। बच्चों के लिए उपयुक्त भौतिक वातावरण, उनके लिए रोशनी और वेंटिलेशन का स्कूल में इंतजाम होना चाहिए। कक्षा में उचित शिक्षक छात्र शिक्षा अनुपात भी होना चाहिए। यानी कि जो वर्तमान में है, अगर आप 1 से लेकर प्राइमरी लेवल की बात करते हैं 1 से लेकर 5 तक, तो जो शिक्षक छात्र का अनुपात है वो है 1:30, यानी कि 30 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक कम से कम होना चाहिए। और जो प्राथमिक से ऊपर है वो है 1:35, यानी कि 35 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य रूप से होना चाहिए। स्कूल में बच्चों के लिए स्वच्छता और सुरक्षित वातावरण होना चाहिए। स्कूल को सभी छात्रों के साथ समानता, न्याय, सम्मान, गरिमा और छात्रों के अधिकार के साथ व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद इसमें अगला दिया गया है सिस्टमिक रिफॉर्म्स। सिस्टमिक रिफॉर्म्स में क्या है, गुणवत्ता की निगरानी के लिए अकादमिक योजना की आवश्यकता को कवर करता है। तर्क और रचनात्मक क्षमताएं लोड रनिंग की जगह ना ले सकें। इसमें यह कहा गया है कि जो तर्क और रचनात्मक क्षमताएं हैं वो रटने की जो विधि होती है उसका स्थान ले सके। ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दें जिसमें शिक्षार्थी एक्टिव होकर ज्ञान को ग्रहण कर सके। शिक्षा प्रणाली में सतत मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की बात कही गई है। ईवीएस टीचिंग में क्या गया है, एनसीएफ 2000 ने सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से लेकर 5 में विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए समर्पित 2 अलग अलग भागों के बजाय संपूर्ण प्राथमिक स्तर के लिए एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए। यानी कि इसमें कहा गया है कि 3 से लेकर 5 तक जो विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के अलग अलग करने के बजाय ईवीएस और विज्ञान को एक ही रूप में बच्चों को पढ़ाया जाए। तो वर्तमान एनसीएफ 2005 में प्राथमिक वर्षों के दौरान पर्यावरण अध्ययन के लिए इस एकीकृत दृष्टिकोण इंटीग्रेट अप्रोच को जारी रखने और इसे मजबूत करने का आह्वान किया गया है। अब आता है इसमें साइंस। छात्र संज्ञानात्मक विकास के तथ्य और सिद्धांत सीखेंगे। साइंस में क्या गया है, जो छात्र हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के तथ्य सीखेंगे। वैज्ञानिक ज्ञान का सत्यापन करेंगे, जो चीज़ें हैं उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे और उनको सत्यापित भी करेंगे। छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करेंगे और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य बोध और रचनात्मकता विकसित करेंगे। यानी कि बच्चों को खुद से ही उनमें जिज्ञासा पैदा हो, इस प्रकार का वो करिकुलम होना चाहिए। अब आता है उसके बाद सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान सामग्री सामाजिक न्याय, समानता, विविधता के प्रति सम्मान आदि पर चर्चा करने पर केंद्रित होनी चाहिए। यानी कि समाज में सबके प्रति न्याय, समानता, इस प्रकार का जो बच्चों के मन में
जिज्ञासा पैदा करे, इस प्रकार सामाजिक विज्ञान का विषय सामग्री होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान सामग्री भारत की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को समझने पर केंद्रित होनी चाहिए। यानी कि जो इंडिया में सोशल एंड इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रकार इनको कैसे सॉल्व किया जाए, इस प्रकार सामाजिक विज्ञान की सामग्री होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु उपरोक्त मुद्दों पर बहस और चर्चा को प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए। यानी कि जो इसका कंटेंट है वो बहस, ताकि बच्चे उस मुद्दे पर बहस कर सकें और चर्चा कर सकें, इस प्रकार बहस और चर्चा को प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान सामग्री बच्चों में अपने संदर्भ और पर्यावरण पर केंद्रित होनी चाहिए। इसमें इन्वायरमेंट की भी बात की गई है, यानी कि पर्यावरण पर केंद्रित होनी चाहिए। अब आता है आर्ट एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन में छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य का पूर्ण विकास, सांस्कृतिक विरासत की सराहना और एक दूसरे के काम के प्रति सम्मान विकसित करना और पर्यावरण से जुड़ना, इस प्रकार आर्ट एजुकेशन की बात की गई है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है एनसीएफ 2005 में। तो इसमें कहा गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा जरूरी है। विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों की सहायता से हम बच्चों की मनोसामाजिक समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह राष्ट्र के लिए जिम्मेदार नागरिक विकसित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी के जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, इसी के लिए बच्चों में जो मिड डे मील का जो आया था ना, तो इसी के लिए आया था, ताकि जब बच्चों का शारीरिक विकास सही होगा तभी वो अच्छे से पढ़ पाएंगे और देश के लिए कुछ कर पाएंगे। और जो आजकल जो मिड डे मील है उसे पीएम पोषण योजना भी कहा जा रहा है, उसका नाम बदल के पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। एजुकेशन फॉर पीस, यानी कि जो बच्चे हैं वो इस प्रकार शिक्षा ग्रहण करें कि वो विश्व भर में शांति करने का प्रयास करें, ना कि युद्धों को बढ़ा देने वाला उनमें भावना पैदा की जाए। बचपन से ही उनमें शांति की भावना पैदा की जाए, इस प्रकार उनका कंटेंट होना चाहिए एजुकेशन फॉर पीस। अब अगला आता है थीम्स फॉर अ चाइल्ड सेंटर्ड एंड इंटीग्रेशन अप्रोच। तो इसमें थीम क्या थी वो सभी को ही पता होगा। इसमें जो थीम में था, सबसे पहले आता है फैमिली, उसके बाद आता है फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी कैन मेक एंड डू। तो ये थीम थी जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच और एनसीएफ 2005 की जो थीम थी। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।